आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 में कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब किसी भी एम्प्लॉयमेंट किसी को देना है या फिर अपॉइंटमेंट भी करना हो किसी स्टेट ऑफिस में, तो उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली ऑन द बेस्ड ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज रेसिडेंस। इसमें एक दो वर्ड है, एक रिलीजन एक डिसेंट, दोनों सिमिलर ही हैं। डिसेंट मतलब ये होता है कि आप किस रिलीजियस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, किसको मानते हैं। तो इसमें दिया है कि 3 एक्सेप्शन है इसका। तो इसमें दिया है कि किसी भी रिलीजन या डिसेंट को मान सकते हैं। जैसे कि अब रिलीजन एक हिंदू धर्म हो गया, और डिसेंट भी अलग अलग तरीके के लोग कोई फिलॉसफी मानते हैं, कुछ स्मॉल जैसे निरंकारी, ब्रह्मा कुमारी, ये सब हो गया, एक रिलीजियस ग्रुप हो गया, डिसेंट कहते हैं जैसे छोटे छोटे कुछ ग्रुप हो गए। तो इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया सकता है। फिर इसमें 3 एक्सेप्शन देता है। पहला देता है कि रेसिडेंस जो है, रेसिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने के लिए स्टेट या लोकल अथॉरिटी या ये जो है ये बना सकते हैं रूल, ये रूल बना सकते हैं डिस्क्रिमिनेट करने। जैसे कोई बहुत से स्टेट होते हैं जहाँ होते हैं कि आप इस स्टेट के हो तभी फॉर्म भर सकते हो, तभी आपको जॉब मिलेगा। जैसे स्टेट पीसीएस में भी रिजर्वेशन मिलता है तो वहाँ के स्टेट वालों को ही मिलता है। तो इस तरीके का चीज़ कुछ रूल तो बना हुआ है डिस्क्रिमिनेट करने का, तो उसको अलाउ किया गया है। एज ए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957 में एक्ट आया था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसमें ये जो कि 1974 में एक्सपायर हो चुका है। और इसके बाद जो है बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यही 2 स्टेट है जहाँ पे कि इस तरीके का पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है ऐसे रूल कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस एक क्राइटेरिया हो सकता है डिस्क्रिमिनेट करने का एम्प्लॉयमेंट देते समय। दूसरा जो है एक्सेप्शन है कि बैकवर्ड कास्ट कोई हो, बैकवर्ड कास्ट का उस अगर एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है किसी स्टेट सर्विस में, तो उसमें रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तीसरा ये है एक्सेप्शन कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ रिजर्व किया जा सकता है कि इसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का व्यक्ति इसका हेड होगा, मेंबर होगा, या गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनने के लिए आपको इस रिलीजन का होना ज़रूरी है, ऐसा रूल बनाया जा सकता है। तो ये 3 एक्सेप्शन हो गए। उसका मंडल कमीशन का देखते हैं। 1979 में जो मुरारजी देसाई का गवर्नमेंट आया था, उन्होंने बनाया था ये मंडल कमीशन, बीपी मंडल के नेतृत्व में, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो संविधान के आर्टिकल 340 के आधार पर उन्होंने बैकवर्ड कमीशन बनाया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कौन से कास्ट हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने बनाया था। तो ये कमीशन 1979 में बनाया गया। एक साल बाद 1980 में उसने रिपोर्ट अपना दिया। उस रिपोर्ट में 3743 कास्ट को आइडेंटिफाई किया गया जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास माना गया। और ये लोग जो हैं 52% पॉपुलेशन पूरे इंडिया का माना जाता है उनका। और इसमें SC/ST इंक्लूड नहीं किया गया है। SC/ST इंक्लूड नहीं करने के बाद जो OBC कहते हैं, तो बैकवर्ड कास्ट 3743 कास्ट को आइडेंटिफाई किया गया 1980 में, इसके द्वारा बीपी मंडल के कमीशन के द्वारा। किसने
अपॉइंट किया था मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर जनता पार्टी के 1979 में। तो टोटल पॉपुलेशन का 52% हो जाता है। और ये जो 3743 ग्रुप बनाया गया उसका नाम रख दिया गया OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट। और इनको रिजर्वेशन का 27% रिकमेंड किया। जो कमीशन बीपी मंडल का है उन्होंने खुद रिकमेंड किया था 27% इन लोगों के लिए रिजर्व किया जाना चाहिए। और ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं, SC ST को मिला दिया जाए। तो उन्होंने कहा था 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 27 OBC का और 23 SC एंड ST का। उसके बाद इस 1980 में ये आ गया था रिपोर्ट, लेकिन उसके 10 साल बाद ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। उस समय VP सिंह गवर्नमेंट थे। VP सिंह गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि 27% रिजर्वेशन OBC को दिया जाएगा। उसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो OBC हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं उनको 27% कोटा में प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इकोनॉमिक क्राइटेरिया बोलें कि ये देखकर कि जो क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट है, तो इस पे उन्होंने बोला इकोनॉमिक क्राइटेरिया को देखते हुए OBC के अंदर भी जो सबसे गरीब हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर दूसरा उन्होंने ये बोला कि 10% रिजर्वेशन जनरल कास्ट को दिया जाएगा, जो हायर कास्ट है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है, उसको देने के लिए नरसिम्हा राव ने बोला था, जो कि नहीं हो पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय रिजेक्ट कर दिया था ये वाला 10% अपर कास्ट को देने के लिए। लेकिन मोदी जी ने जो अभी लाया है तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसके अगेंस्ट कुछ बोला नहीं है अभी सुप्रीम कोर्ट। तो उसके बाद इन द फेमस मंडल केस 1992 आर्टिकल 16 का जो 4th प्रोविज़न है विच प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एग्जामाइन किया और उसने ये बताया कि 10% जो हायर कास्ट को दिया जा रहा है उसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन कोई क्राइटेरिया लिखा नहीं है, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड को ही मिलने का लिखा हुआ है। तो इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और 27% OBC के लिए जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना कि ये सही है। तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि एडवांस सेक्शन जो है OBC में क्रीमी लेयर, जिसका बात किए थे हम लोग पिछले वीडियो में आर्टिकल 14 में, क्रीमी लेयर क्या होता है, उन लोगों को एक्सक्लूड करने के लिए बोला कि उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सेकंड कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि रिजर्वेशन एक बार इम्प्लीमेंट मिल गया तो फिर जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन के टाइम पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, इनिशियल अपॉइंटमेंट के समय सिर्फ मिलेगा ये। उसके बाद जो है और प्रमोशन में अगर किसी को मिल भी रहा है तो बोलें कि सिर्फ 5 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, जो 1997 तक 1992 में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। तो 5 साल के लिए दे दिया था रिलैक्सेशन रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए। तीसरी बात ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी कीमत पे 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं होना चाहिए, OBC प्लस SC एंड ST सबको मिला करके, और किसी भी एक साल में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कोई अगर अपने एक साल में अब एक साल का बात इसलिए है क्योंकि कोई भी जॉब मोस्टली एनुअली ही निकलता है, तो एनुअल इसलिए बोला गया है कि 50% जितना भी सीट वैकेंसी है उसका 50% ही से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो कैरी फॉरवर्ड है, अगर 27% रिजर्वेशन OBC के लिए है और SC ST के लिए 23, तो उसमें अगर कोई फुलफ़िल नहीं कर पाए उसके सीट को, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, उतने लोगों को अगले साल लिया जाएगा।
तो ये कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये भी कैरी फॉरवर्ड 50% को वायलेट नहीं करना चाहिए। अगर वो 50% इस साल दे रहे हैं और पिछले साल का 20% और बाकी रह गया है तो कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 70% रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आपको 50% ही देना पड़ेगा। उसके बाद है परमानेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए जो कि कौन से कास्ट को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है ओबीसी लिस्ट से, इसको डिसाइड करेगा। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ओबीसी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया था 1992 में, इसके आधार पे गवर्नमेंट ने अब एक्शन क्या लिया ये देखते हैं। तो पहला एक्शन ये हुआ कि रामनंदन कमेटी अपॉइंट किया गया डिसाइड करने के लिए कि किसको क्रीमी लेयर माना जाएगा ओबीसी का। तो उसने अपना रिपोर्ट 1993 में दे दिया। क्या नाम था? रामनंदन कमेटी। 1993 में दे दिया रिपोर्ट, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया। सेकंड, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1993 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो कंसीडर करेगा कि लिस्ट ओबीसी का जो लिस्ट है कौन से कास्ट को इंक्लूड किया जाए या एक्सक्लूड किया जाए। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि 50% तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि प्रमोशन के समय पे नहीं दिया जा सकता है रिजर्वेशन, इसको नलिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट कर दिया, 77th अमेंडमेंट, जो कि 1995 में इनेक्ट किया गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजमेंट को तो गवर्नमेंट ने मान लिया, लेकिन सरकार ये चाहती थी कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिले। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था कि सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट के समय ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसके लिए अमेंडमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने। और SC/ST के लिए आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया कि SC/ST के लिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए नहीं किया गया। उसके बाद फोर्थ एक्शन जो लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि जो बैकलॉग वैकेंसी जो है उसमें 50% से ज़्यादा क्रॉस हो सकता है। अगर एक साल का 50% और पिछले साल का 10%, 20% अगर रिजर्वेशन का बचा हुआ है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 70% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 में ये आया था। तो कुछ जगह पे डिफरेंस रहा है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच, तो उसको अमेंडमेंट करके सरकार ने अपने बात को ही रखा है। फिर लास्ट एक्शन जो क्या है कि 76th अमेंडमेंट एक्ट 1994 में जो है वो तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 का उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। जुडिशियल स्क्रूटिनी से बचाने के लिए 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट को, क्योंकि उसमें 69% दिया गया था रिजर्वेशन, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% ही बोला था। तो इसको नलिफाई कर देता सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए इसको गवर्नमेंट ने 9th शेड्यूल में रख दिया गया। जो भी 9th शेड्यूल इसलिए बनाया गया है कि जो भी लॉ है उसको अगर जुडिशियल स्क्रूटिनी से बचाना हो, स्पेशल सर्कमस्टेंस हो कुछ, तो उस स्पेशल 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। तो ये रहा आर्टिकल 16। आगे देखेंगे आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब का जो बटन है उसको ज़रूर दबा दें। ओके, जय हनुमान, जय माँ सरस्वती।